Students, to the history lecture on ancient Indian history from Abhay Yadav, SK Government College, कवानी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है अशोक, एक महान सम्राट के रूप में किस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि अशोक एक महान सम्राट हैं। देखिए, जहाँ तक बात अशोक की आती है तो इतिहास में उनका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत से इतिहासकार उनकी चर्चा, उनकी जो तुलना है, उनकी चर्चा अकबर के रूप में करते हैं, उनकी तुलना अकबर के से करते हैं। और कई बार चूँकि वो धार्मिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए थे तो इसलिए ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट पॉल से भी उनकी तुलना की जाती है। परंतु हम किसी एक व्यक्तित्व से उनकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक शासक के रूप में एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे, एक अच्छे शासक भी थे। एक धर्म के आधार पर यदि देखा जाए तो वो एक अच्छे धर्म प्रवर्तक भी थे। समय के अनुसार और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जिस धर्म को अपनाया उस समय की ज़रूरत थी, इसलिए हम उनकी तुलना किसी एक व्यक्तित्व से नहीं कर सकते। अब हम उनका जो अध्ययन है वो विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं, जिससे हम ये सिद्ध करेंगे कि अशोक किस तरह से एक महान सम्राट है। अशोक शाइनिंग स्टार ऑफ एशिया। सबसे पहले तो हम उनका साम्राज्य विस्तार देखते हैं। उनका जो साम्राज्य विस्तार था वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक, तो इस तरह से उनका एक विशाल साम्राज्य था। उसकी शासन व्यवस्था पे यदि हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी जो शासन व्यवस्था थी उसमें विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी। विकेंद्रीकरण यानी कि केंद्रीय स्तर पर प्रशासन संगठित था, प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। तो इतनी उत्तम व्यवस्था, शासन व्यवस्था, इतनी उत्तम शासन व्यवस्था किसी और शासक के काल में उस दौरान हमें देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा उनके जो प्रशासनिक कार्य थे वो प्रजावत्सल, प्रजाहितैषी कार्य किया करते। उन्होंने जितने कार्य किए वो प्रजा को संतान समझते थे और संतानवत समझ के उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, जैसे अस्पताल खुलवाए, सराय बनवाई और गरीबों की सहायता के लिए मठों का निर्माण करवाया, वृक्ष लगवाए, छायादार वृक्ष लगवाए। उसके बाद यदि हम अध्ययन करते हैं तो अशोक एक धार्मिक शासक के रूप में। अब अशोक आरंभ में हिंदू धर्म को मानते थे, परंतु कलिंग विजय के पश्चात उन्होंने जो खून खराबा देखा उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इससे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वो ऐसा धर्म चाहते थे जो उनकी शासन व्यवस्था को दुरुस्त रखे, प्रजा को प्रसन्न रखे। इसके अलावा ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हो, क्योंकि उनका जो साम्राज्य था वो इतना विशाल था और इतने विशाल साम्राज्य में विद्रोह होना ऐसा लगता था कि किसी भी वक्त जो गवर्नर थे वो उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते थे। इसलिए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने धम्म विजय का स्वप्न देखा और उन्होंने स्वयं का धम्म बनाया। इसके अलावा ये एक कारण था कि किस तरह से, चूँकि उनकी जो राजधानी थी वो केंद्र में स्थित नहीं थी, पाटलिपुत्र, तो पूरे के पूरे प्रशासन पर वो नियंत्रण नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी ऐसी व्यवस्था अपनाई धार्मिक आधार पर
जो पूरे के प्रशासन को एक संगठन के रूप में धर्म के आधार पर संगठित कर सके, ताकि किसी प्रकार के विद्रोह का अंदेशा नहीं हो। अब उन्होंने जो धन दिया जनता को, वो पूर्ण रूप से, कहना चाहिए संपूर्ण रूप से, वो मानवीय धर्म था। क्योंकि अगर हम उनके धर्म की विशेषताएं बतलाते हैं तो यही बताते हैं कि उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया, उसमें अहिंसा के सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाया। उसके अलावा उन्होंने पवित्र जीवन जीने पर बल दिया, सदाचार के नियमों को अपनाया, जो है छोटों को बड़ों का आदर करने पर बल दिया कि छोटे जो है बड़ों का आदर करें, बड़े छोटों के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। इसके अलावा सद्गुण हर व्यक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में सद्गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। इस बात पर उन्होंने अपने पूरी के पूरे कार्यकाल में जोर डाला। अब एक धम्म विजय, यानी कि एक धार्मिक शासक के रूप में हम उन्हें याद करते हैं, एक राजनेता के रूप में याद करते हैं। और ऐसा धम्म वही व्यक्ति दे सकता है जिसमें राजनीतिक दूरदर्शिता कूट कूट कर भरी हो। क्योंकि कलिंग विजय के उपरांत उनका एक विशाल साम्राज्य हो गया था। उनके साम्राज्य में 5 प्रांत आ गए थे। पांचों प्रांत को इस तरह से संगठित करना उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती का कार्य था। और इस चुनौती को उन्होंने धम्म विजय के सिद्धांत को अपनाकर इस चुनौती को संभाला और एक सुदृढ़ साम्राज्य, जब तक वो रहे, जब तक उन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक सुदृढ़ साम्राज्य दिया। शांति की नीति, जब हम इतिहास में महत्वपूर्ण शासकों की बात करते हैं जिनका कि विश्व इतिहास में नाम है, जैसे कि मुसोलिनी, हिटलर, सिकंदर, तो इन्होंने जो इतिहास में नाम प्राप्त किया वो खून खराबे से प्राप्त किया। लेकिन अशोक ने इतिहास में जो अपना स्थान प्राप्त किया वो शांति की नीति से अपना स्थान प्राप्त किया। इसलिए हम अशोक को महान सम्राट के रूप में जानते हैं। अब जहाँ तक कला का प्रश्न है, कला में भी देख लीजिए आप। कला यानी कि उनके राज्यादेश, अशोक को उनके राज्यादेशों के लिए बड़ा याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो राज्य के आदेश हैं वो शिलालेखों में, स्तंभ लेखों में खुदवाए और इन राज्यादेशों पर ही आधारित थी उनकी सामाजिक नीति, उनका सामाजिक व्यवस्था, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था। तो इतिहास को एक महान सम्राट की जो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चला, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पता चला, वो कहाँ से पता चला? वो पता चला कि इन राज्यादेशों से, इन शिलालेखों से, इन स्तंभ लेखों से पता चला। तो हम कह सकते हैं कि आप अगर कला के क्षेत्र में उन्होंने मठों का निर्माण करवाया, विहारों का निर्माण करवाया, तो कला के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब गुफाएं, हालांकि मौर्य साम्राज्य में 7 गुफाओं का निर्माण हुआ और 4 अशोक के द्वारा बाराबर की पहाड़ियों में बनाई गई। और सबसे प्राचीनतम जो गुफा है वो प्राचीनतम गुफा सुदामा की है। और 3 गुफाएं
जिनका कि उन्होंने निर्माण करवाया, वो उनके पौत्र दशरथ ने नागार्जुन के पहाड़ियों में करवाया। अब इन गुफाओं में इतनी सुंदर चित्रकारी है जो देखते ही बनती है। तो कला के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उनके जो अशोक के कलाओं में आभूषण कला पर भी महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा। उनके काल में सोने, चांदी, तांबे के आभूषण बनाए गए। इसके अलावा चूँकि वो एक धार्मिक राजनीतिज्ञ थे और राजनीति को धर्म के आधार पर तोलते थे, तो इसलिए उन्होंने उस समय के धार्मिक मतभेदों को दूर करने के लिए तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन करवाया। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के काल में पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्तिस ने इस तृतीय बौद्ध सभा की अध्यक्षता की और धार्मिक मतभेदों को देखते हुए, धार्मिक मतभेदों को ध्यान में देकर ही उस समय एक नया ग्रंथ इतिहास को प्राप्त हुआ जिसका नाम था कथावथु। तो इतनी उत्तम शासन व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, कला, जिसमें कि बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, विहारों का निर्माण करवाया, शिलालेखों का निर्माण करवाया। अब देखिए उनके काल में 14 शिलालेख देखने को मिलते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है गिरनार, शाहबाज घड़ी, मनसेरा, धौली, जोगदा, अन्य। इसके अलावा यदि हम स्तंभलेखों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सारनाथ में लोरिया अराराज, लोरिया नंदगढ़, रामपुरवा, ये स्तंभलेख हैं। तो इस तरह से कला के क्षेत्र में उनका योगदान को हम याद करते हैं। अब चूँकि उन्होंने धार्मिक आधार पर भी बहुत अधिक योगदान दिया और राजनीतिक आधार पर भी, तो क्या कारण हुआ कि अशोक का इतना अच्छा धम्म होते हुए भी कई बार हम इतिहास में अशोक के धम्म को या अशोक के बौद्ध धर्म अपनाए जाने के कारण ही कई इतिहासकार कहते हैं कि अशोक का जो बौद्ध धर्म था या अशोक का धर्म था वो मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना। हम पूर्ण रूप से तो इसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि सिर्फ अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया जाना या अशोक का स्वयं का धर्म मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे जिसके के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अब जहाँ तक पतन की बात है तो हम इसके विभिन्न तथ्यों का अध्ययन इन बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराधिकार के नियम का अभाव। अब देखिए मौर्य साम्राज्य में किसी प्रकार का उत्तराधिकार का नियम, व्यवस्थित नियम नहीं था। इस कारण से जब शासक की मृत्यु हो जाती थी तो ये आवश्यक नहीं था कि बड़ा पुत्र ही गद्दी को संभाले। इस वजह से हमेशा ऐसा होता था कि उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयाँ होती थी और जिससे साम्राज्य में अनेक तरह के तनाव उत्पन्न हुए और
साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ये नियम रहा। फिर उसके बाद विदेशी आक्रमणकारी एक महत्वपूर्ण कारण थे, जैसे डेमेट्रियस यूनानी आक्रमणकारी आए, और चूँकि उस समय मौर्य साम्राज्य अपनी अंतिम स्थिति में था, बहुत अशोक के जैसे सक्षम शासक नहीं थे, इसलिए उन्होंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। दुर्बल उत्तराधिकारी भी एक कारण था, जैसे दशरथ था, संप्रति था, और ये उत्तराधिकारी साम्राज्य को इतना अधिक नहीं संभाल पाए जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस आधार पर साम्राज्य को संगठित किया था, बिंदुसार ने जिस आधार पर साम्राज्य को व्यवस्थित किया था और साम्राज्य को एक नई गति दी थी, और इस गति को आगे बढ़ाते हुए अशोक ने कलिंग को विजित किया था। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी थे वो इस लायक नहीं थे कि वो आगे साम्राज्य को संभाल पाए। फिर एक महत्वपूर्ण कारण था कि केंद्र में राजधानी का न होना। ये हम भली भांति जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के काल में राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। अब ये राजधानी चूँकि केंद्र में स्थित नहीं थी, इस कारण से राजधानी में रहते हुए शासक कभी भी पूरे के पूरे साम्राज्य, इतने विशाल, खास तौर पे इतने विशाल साम्राज्य में जिस समय उस समय इतने यातायात के साधन भी इतने अधिक विकसित नहीं थे, तो संभव नहीं हो पाता अगर केंद्र में राजधानी नहीं है तो पूरे के पूरे साम्राज्य पे नियंत्रण रखना। अशोक ने इसलिए नियंत्रित कर सका, अशोक, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य को धर्म के आधार पर संगठित कर रखा था। और अशोक की मृत्यु के बाद कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी ऐसे आए जिसके कारण कि साम्राज्य का पतन हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ना स्वयं धम ही सिर्फ हम धम को इस बात के लिए जिम्मेदार, अशोक के धम को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा दें कि मौर्य साम्राज्य का पतन धम की वजह से हुआ, ये गलत होगा। अन्य कई कारण थे, वैश्विक परिस्थितियां भी थी, इसके अलावा वित्तीय संकट भी एक प्रमुख कारण था। अशोक ने जिस धर्म को अपनाया उसके लिए उसने महामात्रों की नियुक्ति की, और जिस तरह से शिलालेख बनाए, स्तंभलेख बनाए, गुफाएं, विहार, मठ, और दान देने में बहुत धन खर्च कर दिया। तो इस कारण से जो आर्थिक स्थिति थी साम्राज्य की वो गड़बड़ा गई, और आने वाले शासक इतने अधिक सक्षम नहीं थे कि उस आर्थिक स्थिति को फिर से संगठित कर सके। तो जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई, ये उत्तराधिकारी इतने अधिक सैनिक रूप से शक्तिशाली नहीं रहे, क्योंकि अशोक का धर्म शांति का संदेश देता था, शांति की नीति पे अशोक ने चलाया था इसको। तो इससे क्या हुआ कि बहुत विशाल सेना जो थी वो नहीं रही साम्राज्य के पास, और एक सक्षम सेना, एक शक्तिशाली सैनिक संगठन साम्राज्य के पास नहीं रहा। तो इस धर्म का एक यही जिम्मेदारी थी जो इसकी नेगेटिव जो था, इसका यही था कि सैनिक रूप से साम्राज्य संगठित नहीं रह पाया। इस कारण से इस विशाल साम्राज्य का पतन हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक सिर्फ जिम्मेदार नहीं था कि साम्राज्य बिखर गया, साम्राज्य टूट गया और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके कई कारण, अन्य कारण भी थे जो कि हमने इस लेक्चर के दौरान डिस्कस किए हैं। तो आज यही संदेश देना चाहते हैं कि जब शासक, देखिए इतिहास कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। इतिहास सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है
कि इस तिथि को ये घटना हुई, इस तिथि को ये शासक आया, फिर उसने ये युद्ध लड़े। ये जो है विषय का केंद्र बिंदु नहीं है। इतिहास हमें जो अतीत में घट चुका और भविष्य में उससे हमें क्या शिक्षाएं लेनी चाहिए उसके लिए है। तो अशोक जैसे शासक से हम ये देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में उन्होंने उन्नति की। वो एक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने धर्म के आधार पर पूरे साम्राज्य को संगठित करने की कोशिश की। अच्छी बात थी, लेकिन इसके साथ साथ यदि वो सैनिक संगठन पर भी जोर देते टोटली, जैसे शांति के अग्रदूत वो हो सकते हैं, और शांति के अग्रदूत हम उनको तब भी कह सकते थे यदि वो सैनिक गतिविधियों की ओर भी ध्यान देते और किसी साम्राज्य का अनावश्यक रूप से अतिक्रमण नहीं करते, तब भी हम उन्हें शांति के अग्रदूत मान सकते थे। लेकिन टोटली हमने यदि हम सैनिक संगठन की ओर उन्होंने जोर नहीं दिया तो हम इसको एक कमी के रूप में देखते हैं कि साम्राज्य इस कारण से आने वाले शासक, आने वाली सेना और सैनिक संगठन मजबूत नहीं रह पाए। बाकी ये सब महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस कारण से अशोक को हम याद करते हैं और महान सम्राटों की श्रेणी में रखते हैं, जो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, उस समय हम ये नहीं कह सकते थे कि इस तरह की दूरदर्शिता किसी अन्य शासक में देखने को नहीं मिली।